अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद अकबर बाजवा। आप देख रहे हैं फेस टू फेस। आज जयमन तहरीक इंसाफ इमरान खान को तोशाखाना रेफरेंस में नाअहल कर दिया गया है। ये जो नाअहली है ये एक टर्म के लिए, यानी कि इस असम्बली की जितनी टर्म है, ये कल असम्बली खत्म हो जाए तो उसके बाद दोबारा इलेक्शंस कंटेस्ट कर सकते हैं। लेकिन इस पे कुछ इबहाम मौजूद है, वो आज प्रोग्राम में बात करेंगे कि क्या ये एक सीट से नाअहल हुए हैं इमरान खान साहब, जैसा कि अभी आपने देखा फवाद चौधरी साहब ने फैसले के बाद ये गुफ्तगू की थी, और बाकी वो किसी सीट से हल्फ उठा सकते हैं, या फिर ये असम्बली की टर्म के लिए, जो कि यूजुअली इन केसेस के अंदर होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो भेजा गया था रेफरेंस स्पीकर की तरफ से इलेक्शन कमीशन को, वो भेजा आर्टिकल 63 के तहत गया था। कहा यह गया था कि फैसला आर्टिकल 62(1)(f) के तहत किया जाए, यानी कि ताहयात नाअहल किया जाए। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने 63(1)(p) के तहत नाअहल किया। लेकिन अब जो फैसले के अंदर लिखा गया कि आपने मिस डिक्लेरेशन की है, आपने करप्ट प्रैक्टिसेस में आप पाए गए हैं, तो इसका बड़ा सिंपल सा मतलब है कि आप सादिक और अमीन नहीं रहे हैं। इस सब मामले को लेके आगे इस वक्त जो हुकूमती जमातें हैं वो लाजमी तौर पर एक कोर्ट ऑफ लॉ में जाएंगी और वहां पर जाके ये पिटिशन दायर करेंगी कि ये फैसला आ गया इलेक्शन कमीशन का, और अब इमरान खान के खिलाफ 62(1)(f) की भी कार्रवाई की जाए, इनको ताहयात नाअहल करार दिया जाए। लेवल प्लेइंग फील्ड की बड़े अरसे से बात हो रही थी। कुछ अर्सा पहले 2-1 हफ्ते हुए हैं, मरियम नवाज साहिबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें एक रिपोर्टर ने उनसे सवाल पूछा कि क्या अब ये लेवल प्लेइंग फील्ड हो गई है कि आप भी अहल हो गई हैं, नवाज शरीफ साहब भी शायद आगे उनकी जो सज़ा है वो ख़त्म हो जाए। तो उन्होंने कहा कि ये नाअहली नहीं है। लेवल प्लेइंग फील्ड वो होगी कि जब इमरान खान को भी वही सज़ा होगी जो नवाज शरीफ को सज़ा हुई, और वो भी सिस्टम से बाहर रहेंगे। ये जीरो पे आएगा मामला, तो फिर वहाँ से मामला स्टार्ट होगा। अब वो क्या क्या रही थी ज़रा वो देख लीजिए, एक दफ़ा आपको दिखाते हैं, चलाइए जी। लेवल प्लेइंग फील्ड देखें, आप ये नहीं कह सकते कि मिट्टी डालो जी आगे चलो, नहीं, जीरो पे आना पड़ेगा। पहले जीरो पे कैसे आते? जो कुछ नवाज शरीफ को भुगतना पड़ा वो इसको भी भुगतना पड़ेगा। सजा के जो हाथ है वो इसके गर्दन तक पहुंचेंगे। लेवल प्लेइंग फील्ड तो सिर्फ तब होगी जब इंसाफ होगा, और अगर इंसाफ होता है तो इमरान खान आपको मुल्की सियासत में दूर दूर कहीं नजर नहीं आता, जेल की सलाखों में। ये मरियम नवाज साहिबा की आपने गुफ्तगू सुनी है, इसके हवाले से ये कहा जा रहा है कि एक फरमाइश थी उसे पूरा किया गया है, और बाबर अवान साहब ने कहा है कि ये फैसला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को डिक्टेट करवाया गया, उन्होंने तो सिर्फ जारी किया ये सब फैसला। अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज क्या कह रही है? वो ये कह रहे हैं कि ये करप्ट है, चोर साबित हो गया है, और जाहिर है कि उन्होंने आगे सब मामले को लेकर कोर्ट में जाना है। लेकिन बड़ा अहम सवाल यहाँ पे ये इतने सारे करप्शन के केसेस, इतने सारे इल्जामात, गैस का, LNG का, गंदम का, चीनी का, बाकी और सारे तकरीरियाँ तबादले करवाते रहे हैं। उनकी वो जो थी उनकी बेगम साहिबा की जो दोस्त हैं उनके थ्रू, फरागोगी के थ्रू, वहाँ पर केसेस क्यों नहीं बने, वहाँ पर प्रोसिक्यूट क्यों नहीं किया गया? ये एक जो मामला लेके आया गया तोशाखाने वाला, इसको इमरान खान टेक्निकल नॉकआउट का नाम दे रहे हैं। तो आगे क्या -1 हकीकी तौर पे हो सकता है? कितने उसके चांसेस, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कितना रिलीफ मिल सकता है सुप्रीम कोर्ट से या हायर कोर्ट से? इन सब मामलों के ऊपर गुफ्तगू करते हैं। अभी जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, जैगम खान साहब मौजूद हैं, सीनियर तज्जियाकार हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। बहुत शुक्रिया साहब, आपने वक्त दिया। और अफजल खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है। आई विल स्टार्ट विद यू अफजल खान साहब। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने वक्त दिया। 2-3 इबहाम है, कुछ एम्बिग्विटीज है, वो क्लियर कर दीजिएगा। एक जो अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि इमरान खान साहब नाअहल हुए हैं फॉर द टर्म ऑफ दिस असेंबली, यानी कि कल ये असेंबली डिसॉल्व हो जाए तो इमरान खान दोबारा इलेक्शन लड़ने के अहल हो सकते हैं। फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि वो एक सीट से जो मियाँ वाली जो है उससे जिससे वो जीते थे, वो सिर्फ उससे नाअहल हुए हैं, और बाकी जिससे मर्जी वो हल्फ उठा लें। तो इस पर क्या एग्जैक्टली है, क्या ये 63(1)(p) के तहत जो नाअहली? जब से 73 का आईन बना है, ये शिक पहली दफा इलेक्शन कमीशन ने इस्तेमाल की है, और इलेक्शन कमीशन को ये भी क्रेडिट जाता है कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफा उन्होंने किसी के ऊपर करप्ट प्रैक्टिसेस का वो इल्जाम लगाया है। और करप्ट प्रैक्टिसेस का इल्जाम भी जहां लगाया है तो अवाम का जो उसका रिएक्शन है वो आप देख रहे हैं। और मेरे ख्याल में कानूनी तौर पर उन्होंने जिस असेंबली से इस्तीफे दिए थे, और वो असेंबली के इस्तीफे उनके अपने डिप्टी स्पीकर ने तो कबूल किए, लेकिन जब PDM का डिप्टी स्पीकर आया तो उन्होंने उसको नाकबूल कर दिए। तो अगर वो उसकी डिस्क्वालिफिकेशन तो पहले बनती नहीं है, अगर बनती भी है तो वो उस पुरानी असेंबली की उस सीट की बनती है जिसको वो पहले से ही छोड़ चुके हैं। तो एक्चुअली जब आप मैदान में मुकाबला नहीं कर सकते, पॉलिटिकल फील्ड में, इलेक्टोरल एरिना में जब आप मुकाबला नहीं कर सकते,
तो आप चाहते हैं कि आपके मुखालिफ पहलवान का कोई हाथ पांव बांध के आपसे उसको लड़ाए, और उसके बाद भी जो रेफरी है वो रेफरी भी उसको फाउल दे और आपको फाउल ना दे। अफजल खान साहब, ये एक बात बताइएगा, जो अभी तक का हमने फैसला देखा, अभी तो खैर तफसीली फैसला नहीं आया, फैसला तो महफूज हो चुका है, 1 महीने से आ जाएगा, चलें, लेकिन ये साथ ही दे देना चाहिए था उनको तफसीली फैसला भी। लेकिन एक बात बताइएगा, जो अभी हमने देखा, उन्होंने कहा कि आपको डिस्क्वालीफाई किया जाता है क्योंकि आप करप्ट प्रैक्टिसेस में और मिस डिक्लेरेशन में मुलविस पाए गए हैं अंडर 63(1)(p) रीड विद इलेक्शन का जो वो है कानून, जो इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शंस 167, 173 के साथ इसको पढ़ें। अच्छा, 167 अफजल खान जो है खान साहब जो है वो करप्ट प्रैक्टिसेस को डील करता है, लेकिन वो अगर आप एक्ट के अंदर देखें कि करप्ट प्रैक्टिस वहां पे क्या है, तो वो कहता है जी ब्राइबरी। वहां पे वो कहते हैं कि एक्सरसाइजिंग अनड्यू इन्फ्लुएंस, कैप्चरिंग पोलिंग स्टेशन, किसी को वोट देने से रोकना, कोई वोट डालने आए आप उसको वोट डाले बगैर जाने पे फोर्स करें, इसको करप्ट प्रैक्टिस कहा गया है इलेक्शन एक्ट में, जो फैसले के अंदर लिखा हुआ है। ये वो वाली करप्ट प्रैक्टिस नहीं है जो पैसों के हवाले से है, ये मैं एज इट इज आपको एक्ट की बात कर रहा हूं। आपसे मेरे जवाब को एक्चुअली सपोर्ट कर दिया है, सब्सटेंशिएट कर दिया है। बात यह है कि एक सिंपल चीज है, आप याद रखें कि इलेक्शन कमीशन को 2 आईनी जिम्मेदारियां दी गई हैं। एक यह है कि इन्होंने फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना होता है, और उसकी दूसरी जिम्मेदारी होती है कि करप्ट प्रैक्टिसेस को रोकना होता है। करप्ट प्रैक्टिसेस रोकने के लिए आपकी तवज्जो से आम आदमी को समझाने के लिए मैं बता दूं कि जैसे लाहौर में इलेक्शन हो रहे थे अलीम खान के, जैसे ये सेनेट के इलेक्शन हो रहे थे और उसमें पैसे का इस्तेमाल हो रहा था, ये तमाम चीजें करप्ट प्रैक्टिसेस में आती हैं। जैसे ये सिंध हाउस में हो रहा था, और जैसे मेरियट होटल में हो रहा था, जैसे चांगा मांगा में हो रहा था, लेकिन मैं खुद उस इदारे का एक उसी की वजह से मुझे लोग जानते हैं, आप उसी वजह से मुझसे बात करते हैं, लेकिन मैं शर्मिंदा हूं कि हमने कोई बैड प्रैक्टिसेस नहीं रोकी। अगर करप्ट प्रैक्टिस रोकी तो उसको रोकी कि किसी ने उसको एक घड़ी तोहफे में दी और उसने उसकी डिक्लेरेशन नहीं की, तो वो दुनिया का करप्ट तरीन। अच्छा, इस पे तफसील से मैंने आपका आर्गुमेंट आपसे सवाल पूछना है, बल्कि कि ये जो जिस मिस डिक्लेरेशन की बात हो रही है वो ये हो रही है कि वहां पे आपने वो जो तहाइफ वसूल की या खरीदे उनको मेंशन नहीं किया, उसकी जगह पे अगर आपने उनकी मालियत मेंशन कर दी है, तो ये टेक्निकल पॉइंट है। ये मैं आपसे पूछता हूँ जैगम खान साहब, आप ये फरमाइएगा कि आपके ख्याल में जो बाबर अवान साहब बात कर रहे हैं कि ये डिक्टेट कराया गया कहीं से फैसला, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं, और सिर्फ वो नहीं, तकरीबन तमाम तहरीक इंसाफ बात कर रही है, और बड़े अरसे से उनको बड़े शदीद तहफ़्फ़ुज़ात है तहरीक इलेक्शन कमीशन के ऊपर, लेकिन एट द वेरी सेम टाइम नवाज शरीफ वाले फैसले के अंदर तो डिक्टेशन का इल्ज़ाम सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी लग चुका हुआ है कि उनको डिक्टेट करवाया गया है। तो आप इस वाले मामले को किस तरह से देखते हैं कि ये आपके ख्याल में डिक्टेशन है या फिर फेयर फैसला है? बाजो साहब, पहली बात तो ये है, एक शहरी के तौर पर मेरे लिए आज का दिन उसी तरह एक अफसोस का दिन है जिस तरीके से जिस दिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी पर चढ़ाया गया था, बेनज़ीर हुकूमत को बरतरफ किया गया, नवाज़ शरीफ की हुकूमत को बरतरफ किया गया, गिलानी साहब को निकाला गया, नवाज़ शरीफ को निकाला गया, आज एक और वज़ीर आज़म के साथ वैसा सलूक हुआ है। ये तो पहली बात मैं शहरी के तौर पर कह रहा हूँ, लेकिन इससे आगे जो है वो डिटेल है। देखिए, अफजल खान साहब मेरे साथ इसमें शरीक हैं, इस पैनल पर हैं, मुझे उनका बहुत एहतराम है। इससे पहले मेरे साथ ही एक शो में वो ये कह चुके हैं कि इमरान खान की पार्टी जो है वो रहमान की पार्टी है और बाकी सब पार्टियां शैतान की पार्टियां हैं। तो इमरान खान के जलसों में भी शरीक होते हैं। मेरे ख्याल अपना तारुफ वो एक इलेक्शन एक्सपर्ट की बजाय अगर पीटीआई कारकुन के तौर पर कराएं तो मेरे ख्याल में जो देखने वाले हैं उनको आसानी होगी और उनके एहतराम में कोई फ़र्क नहीं आएगा, क्योंकि हम पार्टीज़ को सपोर्ट करते रहते हैं और करने में कोई हर्ज भी नहीं है। देखिए, जहाँ तक इस फैसले की बात है, अभी आपने जो कुछ कवानीन का हवाला दिया, मेरे सामने इलेक्शन लॉ है, सादा सी ज़बानें हैं, टेक्स्ट में आप देख सकते हैं, कोई बड़ी इंटरप्रिटेशन की ज़रूरत नहीं है। देखिए, जो इसका 137 है, अगर आपके सामने भी है, वो डील करता है सबमिशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ असेट एंड लायबिलिटीज से। ये एक बेसिक जिम्मेदारी है जो नॉमिनेशन पेपर्स के साथ भी और हर साल भी जमा करानी होती है, और इसी स्टेटमेंट पर मिस डिक्लेरेशन पर नवाज शरीफ को वजारत उज़्मा से निकाला गया था। इतनी अहम होती है, आप ये देख लीजिए। ये वैसे 2018 के अंदर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये ऐड हुई थी। जी 2017 के इलेक्शन एक्ट की बात कर रहा हूँ, उनको तो ठीक है ना जी, मैं इलेक्शन एक्ट की बात आ रहा हूँ, उन्होंने 62(1)(f) के तहत निकाला था। लेकिन
62(1)(f) के तहत निकालते हुए जिस इंस्ट्रूमेंट को उन्होंने यूज किया था, जो कानूनी जो चीज बनाई थी वो ये थी कि जो स्टेटमेंट ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज है उसमें उन्होंने मिस डिक्लेरेशन किया, और इमरान खान साहब पे भी इल्जाम है कि उन्होंने स्टेटमेंट में मिस डिक्लेरेशन की। जो रकम उन्होंने नहीं, वो तो है जगम खान साहब, ये बात आपकी ठीक है। मैं सिर्फ 167 की बात कर रहा था कि जहां पे करप्ट प्रैक्टिसेस डिफाइन की गई। मैं करप्ट प्रैक्टिसेस की तरफ ही जा रहा हूं। आप देखिए, उसके बाद आप चले जाइए 173, ठीक है जी, जो फिर कहता है मेकिंग, अच्छा बल्कि आप चले इसी पे चले जाइए सर, नहीं आप 137 के क्लास 4 में चली जाइए, ठीक है, जो कहता है कि इसी मिस डिक्लेरेशन पर आखिरी इसकी लाइन है, बी प्रोसीडेड अगेंस्ट फॉर कमिटिंग द ऑफेंस ऑफ करप्ट प्रैक्टिसेस। इसकी चौथी, ये मैं जो पहले पढ़ा था वो 1 था, ठीक है जी। अब 1 के बाद आप जब 4 पे जाते हैं, इस आर्टिकल के 4 क्लास पे जाते हैं, तो वो कहता है कि जिसने स्टेटमेंट ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज गलत भी होगी तो उसके खिलाफ करप्ट प्रैक्टिसेस के ऑफेंस की कार्रवाई की समझते कि ये ठीक हो गया, ये हम दोनों ने पढ़ा हुआ है, लेकिन आप ये नहीं समझते कि ये अब ट्रायल कोर्ट में मामला जाएगा तो वहां पे जरा ज्यादा क्लैरिटी आएगी सब सूरत। बिल्कुल यकीनन क्लैरिटी आएगी। ये अट्रैक्ट हुई है दफा जी, यही दफा। अच्छा, मैं चूंकि ना ब्रेक पे भी जाना है आपका, अच्छा आपका आर्गुमेंट यहाँ पे ये है, जो अगर मैं सही समझ पाया हूँ तो वो आप ये कह रहे हैं कि क्लैरिटी तो उसमें बाद में आएगी, लेकिन वक्ती तौर पे प्रीमा फाशे जो नजर आ रहा है ऑन द फेस ऑफ इट ठीक सजा हुई, आप ये कह रहे हैं। देखिए, प्रीमा फाशे तो तब होती है ना जब किसी अथॉरिटी ने सजा ना सुनाई, ठीक है। मुल्जिम तब तक होता है, प्रीमा फाशी तब तक होती है जब अथॉरिटी ने सजा ना सुनाई। वो तो अदालत की प्रीमा फाशी। जब कोई लीगल अथॉरिटी, देखिए जब कोई लीगल अथॉरिटी सजा सुना दे तो प्रीमा फाशी नहीं। मैं जिस बात के खिलाफ हूँ वो बिग पिक्चर है कि इस मुल्क में क्या हो रहा है। I get your point. करोड़ों लोगों के नुमाइंदे को ऐसे कवानीन के तहत, 62(1)(f) के तहत, अभी इस कवानीन के तहत क्यों इस तरीके से कोई फोरम निकाल देता है? खान साहब, यानी कि अब गलत हुआ है तो पहले भी गलत होता रहा है, ये ठीक। अच्छा, मैंने ठीक हो गया सर, आपका पॉइंट आ गया, पॉइंट वेल टेकन। मैंने चूंकि ब्रेक की तरफ भी जाना है तो आलिया हमजा साहब हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा, उनको भी शामिल गुफ्तगू करना है। बहुत शुक्रिया मैडम, आपने वक्त दिया। आज जब फैसला आना था उससे पहले हमने देखा कि मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ लीडर्स ने ये ट्रेंड और ये हैशटैग कि इमरान खान हमारी रेड लाइन, उसके साथ ट्वीट्स भी किए, पोस्ट भी हुई, और ये आप लोग कहते भी रहे हैं। तो आज ये जो फैसला आया, ये रेड लाइन क्रॉस हो गई है आपके, मैं जानना चाह रहा हूँ। थैंक यू काजवा साहब, मेरा ये ख्याल है इस पर तो मैं बाद में जवाब दूंगी। बड़ी लॉजिकल सी बात हो रही है, मैं लॉजिकल बात में ही अपने कोई पॉइंट्स ऐड कर दूं। मेरे लिहाज से जो ये फैसला आया है ना, ये नहायत ही कमजोर तरीन फैसला दिया गया है, और इसे आप जिसे कह लेना जबरदस्ती की डिस्क्वालिफिकेशन की गई है। शायद जो आपने इंट्रो में सुनाया था, किसी लाडली की कोई फरमाइश थी और किसी लाडले का कोई, जिसे कह लेना कि किसी के साथ कोई शायद कमिटमेंट की गई थी, जिसे पूरा करने के लिए इतना कमजोर फैसला सुनाया गया। और ये नहीं है, जाहिर है वो पटवारी ही है। अब मैं क्या कहूँ, पटवारी हम किस टर्म में लेते हैं कि उन्होंने जल्दी मिठाइयाँ खा ली और इस फैसले की डिटेल्स को पढ़ा नहीं। अभी बात कर रहे थे जैगम साहब, मैं जैगम साहब के लिए थोड़ी सी चीजों को बात कर रहा हूँ। अफजल खान साहब ने बड़ी अच्छी तरह बातों को एक्सप्लेन किया है। मैं इनको 2 मिनट के अंदर मैं बता देती हूँ कि जिस चीज के अंदर ये सारे कुछ कार्रवाई हुई है ना, पहले तो खान साहब उस सीट से ही, मतलब डिस्क्वालिफिकेशन कहना, इमरान खान को सादिक और अमीन के ओहदे से हटाना, पहले 2 बातों पे मैं क्लैरिफाई कर दूं। ये बात हो रही है 63 आर्टिकल की। क्योंकि उस 63 आर्टिकल के आगे डिस्क्वालिफिकेशन लिखा हुआ है तो हमने ये अज्यूम कर लिया कि जी ना अहली के जुमरे में आ रहे। दूसरी चीज, जो सादिक और अमीन के लिए यूज होता है ना, उसका तो आर्टिकल यहाँ यूज ही नहीं हुआ। तो 2 चीजों को तो हम पहले क्लियर कर लिया। अब हम आ जाए 63(1)(f) के ऊपर, 63(1)(p) के ऊपर। उसको इस्तेमाल करने के लिए जो नाअहली की गई है ना, यानी ये वो कानून है जो किसी को खुद नाअहल नहीं करता, बल्कि वो किसी कानून की तरफ इशारा करता है कि अगर उस कानून के तहत कोई नाअहल हुआ है ना, तो उसकी नाअहली की मुद्दत तब तक रहती है। सिर्फ ये टेक्निकल बातें हैं, ये तो कोर्ट के अंदर आगे क्लियर होनी होनी है, अवाम के समझने के लिए है, इसलिए कि ये फैसले को मैं कमजोर फैसला क्यों कह रही हूँ। फिर मैं अगर 137 के ऊपर आ जाऊँ, 137 में इमरान खान के 3 टर्म्स को देखा गया, 2018 से 19, 2019 से 20, 2020 से 21। तो आप मुझे ये बता दें, 137 तो ये
कहता है कि अगर कोई गलत गोशवारा आपने करवाया है, उसका जो 4th नंबर क्लॉज है वो ये कहता है 120 दिन में अपील हो सकती है। तो 120 दिन गुजरे हुए तो तीनों टर्म्स के कितना ज्यादा टाइम हो चुका है। फिर हम 173 के ऊपर आ जाए या 167 के ऊपर, पहले वही वाली आप वाली बात चले मैं कर लेती हूँ कि करप्ट प्रैक्टिसेस, वही जो बात की गई है, जैसे रिश्वत, जैसे गिलानी साहब के बेटे ने की थी, नशे के जेर असर कोई काम करना, धांधली करना, या किसी को मजहबी बुनियादों के ऊपर उसके खिलाफ वोट देने पर उकसाना। आप मुझे बता दें इसका क्या ताल्लुक है तोशा खाना रेफरेंस से? आप 173 के ऊपर आ जाए, जो 173 है, सिर्फ एक बात नहीं, मैं पहले कानून की बात करूं, फिर मैं पॉलिटिकल बात करूंगी। अब आ जाए 173 के ऊपर। 173 के ऊपर ये आता है कि करप्ट प्रैक्टिसेस हो, फॉल्स डिक्लेरेशन हो। ठीक है, मैं अब सिर्फ एक कमेंट इस पे कर दीजिएगा, ब्रेक से वापस आके आपसे स्टार्ट कर लूंगा। ये रेड लाइन क्रॉस हो चुकी है या नहीं हुई? अभी होनी है। सुने, मैं तो कह रही हूँ कि ये तफसील, वो मैं असल में इस पर इतना मजे का कमेंट करना चाह रही थी कि रेड लाइन तो तब ये क्रॉस करते ना, तफसीली फैसला आज इश्यू करते किसके मुतालबे के ऊपर, जब एक मेंबर पंजाब बीमार है, डेंगू के उसमें वो पड़े हुए हैं, इनको भी पता है वो बीमार है, और कहा जा रहा है इत्तलात ये कि कल आकर वो इस फैसले पर साइन करेंगे। तो क्या एक दिन का इंतजार नहीं किया जा सकता था? तो मुतफ़िक़ा कह रहे हैं पर जुम्मे का दिन वो कर्रर किया गया, किसकी फरमाइश थी? सवाल तो ये होना चाहिए, कौन ये चाहता था कि जुम्मे के दिन ही इसको नाअहली और खान साहब को के बारे में ऐसी न्यूज की जाए? तो ये एक दिन इंतजार कर सकते थे ऐसा फैसला जारी करने में, क्योंकि फैसला तो हमें पता ही था, क्योंकि हमें उनके 12 जो उन्होंने पहले हमारे अगेंस्ट डिसीजन दिए थे, हमें तो अंदाजा था। लेकिन बड़ा वैलिड आपने पॉइंट, वैलिड पॉइंट है, लेजिटिमेट पॉइंट है, के ऊपर बहस करनी चाहिए, जो मैं अगले सेगमेंट में करूंगी। पॉजिटिव, बिल्कुल ठीक है। और ये लेवल प्लेइंग फील्ड की भी बात करेंगे। मैं खुद भी बात कर रहा था, और अभी जिसकी तरफ इशारा किया आलिया हमजा साहिबा ने, कि ये बिल्कुल टिट फॉर टैट वाला मामला, कि उधर जुम्मे को फैसले आते थे खिलाफ, तो अब भी वही आने का रिवाज बरकरार है। ये भी एक मामला तो चल रहा है, लेकिन इसके पीछे जो हम फरमाइश की बात कर रहे थे उस पर भी कुछ बात होगी इस ब्रेक के बाद। ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहती है कि इमरान खान हमारी रेड लाइन है, इसको क्रॉस नहीं करना। और मैं आलिया हमजा साहिबा से पूछ रहा था कि ये जो आज फैसला आया, ये रेड लाइन क्रॉस हुई कि नहीं, तो उन्होंने लेजिटिमेट जवाब दिया। उन्होंने ये कहा है कि रेड लाइन तो तब क्रॉस होती कि जब ये बड़ा कोई पावरफुल फैसला होता, इसके बाद बाकायदा कोई डिस्क्वालिफिकेशन की तरफ मामला जा रहा होता, तो उसके कुछ लकूनाज वो शेयर कर रही थी। आलिया साहिबा, ये आप 173 की बात कर रही थी, इलेक्शन एक्ट 2017 के, जिसका आज फैसले के अंदर जिक्र है। अब हम बात कर लेते हैं मिस डिक्लेरेशन की। तो ये मिस डिक्लेरेशन आप समझती हैं कि जो इमरान खान साहब ने जवाब जमा कराया था, और उससे पहले जो वो अपनी रिटर्न्स जमा करा चुके हैं, और इलेक्शन कमीशन में जो गोशवारे जमा करा चुके हैं, उनके मुताबिक ये मिस डिक्लेरेशन नहीं है, ये आगे जाके उड़ जाएगा फैसला? मैं तो आपको बता रही हूँ कि इसका तफसीली फैसला आज अगर ये इशू कर देते ना, हम आज ही अपनी पिटिशन हमारे लॉयर्स तैयार करके बैठे हुए हैं, वो हाई कोर्ट में आज ही अपील फाइल कर देते। अब बिकॉज ये जो बात है ना लकूना की, हम इसको क्यों कमजोर फैसला कह रहे हैं, और हम ये क्यों कह रहे हैं कि ये पहली पेशी पे क्या पहले घंटे में उड़ जाएगा? क्योंकि अगर आप 173 को देखें, 173 के डी के तहत जो है ECP ने इसको भेजना है डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर को या रीजनल इलेक्शन कमिश्नर को, बिल्कुल इसी तरह से जैसे यूसुफ रजा गिलानी साहब के बेटे का केस चल रहा है। उसके बाद वो आगे भेजेगा डिस्ट्रिक्ट या सेशन जज को, और वहां पर ये ट्रायल चलेगा। अब आप मुझे ये बता दें कौन सा क्रिमिनल काम हुआ है इसके अंदर, पहली तो बात है। और अगर कुछ जो कुछ नहीं प्रूफ होना, तो पहले 3 साल की सजा होती है, उसके बाद नाअहली होती है। एंड वेरी इंटरेस्टिंग, खान साहब की नाअहली ये जो सीट पर करें, वो मियां वाली की सीट है, जिससे खान साहब ऑलरेडी रिजाइन कर चुके हैं। और अगर अच्छा, इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, ठीक हो गया, मैं आपका चूंकि पॉइंट आ गया, टाइम भी जरा थोड़ा होता है, सबका ओपिनियन लेना होता है। निहाल हाशमी साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे अभी थोड़ी देर में। ज़ैगम खान साहब, आप ये फरमाइएगा कि इनका तो ये ख्याल है कि ये वीक फैसला है, और वहाँ पे जाके ये आगे इनको रिलीफ मिल जाएगा, उड़ जाएगा ये फैसला, क्योंकि वो इतना वाटर होल्ड नहीं करता। लेकिन एट द वेरी सेम टाइम, तो मैं स्टार्ट में सर बात कर रहा था कि ये ताहयात नाअहली की तरफ, जो स्पीकर साहब ने भी कहा था, भेजा 63 के तहत था, लेकिन कहा था फैसला इसके तहत किया जाए। ज़ैगम साहब, आपको आवाज़ आ रही है ना? जी बिल्कुल आ रही है। अच्छा, हाँ, तो मैं ये आपसे पूछना चाह रहा था कि आपका क्या ख्याल है वहाँ पे जाके आगे क्या मामला बनेगा? मेरा तो ये ज़ाती ओपिनियन है कि एक पिटिशन तो अब जाएगी, और PMLN की तरफ से चली जाए, ओवरऑल PDM की तरफ से चली जाए कि जनाब ये देखें इलेक्शन कमीशन के फैसले में आ गया है, सादिक और अमीन नहीं रहे, ताहयात नाअहल करें। तो ये उस तरफ मामला ले जाया जा रहा है, और वहाँ पे आगे आपको इस
मामले में क्या स्कोप नजर आ रहा है? मैं आपसे बिल्कुल इत्तफाक करता हूँ। इस मामले की, इस केस की जो सबसे बड़ी ख़तरनाक बात है वो इस केस का नवाज शरीफ की नाअहली वाले मामले के साथ पैरेलल्स है कि उनसे कितनी मुमासलत रखता है। यही स्टेटमेंट ऑफ असेट एंड लायबिलिटीज़ नवाज शरीफ ने जमा कराई थी, जिसमें उन्होंने उस आमदनी का जिक्र नहीं किया था जो आमदनी उन्होंने हासिल नहीं की थी। वही स्टेटमेंट ऑफ असेट एंड लायबिलिटीज़ है जो इमरान खान ने जमा कराई है, और वो करोड़ों रुपए जो उन्होंने गिफ्ट को बेचकर हासिल किए उनका उन्होंने इंदराज नहीं किया, जिक्र नहीं किया। एक ही इंस्ट्रूमेंट है, एक ही इदारा है, पैरेलल बहुत ज़्यादा हैं। और अगर ये केस जाहिर है वो लेकर जाएंगे, अदालत आलिया में जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में कि जनाब ये भी 62(1)(f) का केस है, तो किस तरीके से अदालत इसको नहीं देखेगी और किस तरीके से दो मुख्तलिफ स्टैंडर्ड्स अपनाएगी। उतना जहां पे डिस्क्वालीफाई किया था उतना ही वहां के पैरेलल हैं, बाकी पैरेलल नहीं है कि मतलब कोई करप्शन के केस इमरान खान साहब के खिलाफ नहीं थे चल रहे और उनके अंदर कोई मनी ट्रेल्स उनसे मांगी गई हो, उस तरह से पैरेलल नहीं है जिस तरह से पीएमएलएन एक बयानिया बना रही है। वो सिर्फ आप दुरुस्त कह रहे हैं, ये डिस्क्वालिफिकेशन का जो मामला है। लेकिन देखें, सियासतदान के पास डिस्क्वालिफिकेशन से ज्यादा खतरनाक बात क्या हो सकती है? एक ऐसा सियासतदान जो वजीर आजम रह चुका हो, वजारत उस्मा का एक मजबूत उम्मीदवार हो, उसे अगर इस तरह के केस से पॉलिटिकल अरीना से बाहर निकाल दिया जाता है जिस तरीके से पहले नवाज शरीफ को निकाल दिया गया था, तो ये उनके लिए ही छोटी बात, बड़ी बात है। तो आपको मेरे लिए भी बड़ी बात है ना जी। आखिर करोड़ों लोगों के ये अवामी नुमाइंदे हैं। ये मुल्क में क्या हो रहा है, किस तरीके से इस तरह के कवानीन को वेपनाइज किया गया है। अफजल खान साहब यहाँ तक ठीक कह रहे थे कि इस तरह के कवानीन पहले इस्तेमाल नहीं हुए थे, तो इससे पहले वज़राए आज़म को कब तौहीन अदालत पर वज़ारत उज़्मा से निकाला गया था? कब सिर्फ एक स्टेटमेंट में एक ऐसी आमदनी जो हासिल नहीं की गई थी उस पर कब निकाला गया था? इन सब चीज़ों को रुकना चाहिए, इन कवानीन में भी तरामीम होनी चाहिए, बैठकर एक मुख्तलिफ तरीके का लाहे अमल भी तय होना चाहिए। अगर आप कानूनी तौर पर देखेंगे तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग केस है, क्योंकि जिस तरीके से पहले फैसले आ चुके हैं उसके बाद इमरान खान साहब को इस केस में बचाना बहुत मुश्किल है। और देखिए, करप्शन वो होती है जिसको कोई कानून करप्शन कहे। आप और मैं थोड़ी तारीफ करेंगे। अगर ये इलेक्शन एक्ट का जो है 173 कह रहा है कि मिस डिक्लेरेशन करप्ट प्रैक्टिस है, तो आप और मैं क्या कर सकते हैं? और अगर वो कह रहा है कि करप्ट प्रैक्टिस हो तो 3 साल की अगर सजा होगी और 1 लाख उसमें बड़ा इंटरेस्टिंग जो जवाब जमा करवाया गया, जिन रिपोर्टर्स ने वहाँ जो कवर करते हैं इलेक्शन कमीशन को, उनसे भी जो बातचीत हुई, जो अंडरस्टैंडिंग मेरी है वो ये कि, और मैं अफजल खान साहब से ये सवाल अब उनकी तरफ जरा लेके जा रहा हूँ, ये 173 की जो हम बात कर रहे हैं अफजल खान साहब, जिसके तहत इमरान खान को डिस्क्वालीफाई किया और कहा गया कि आप करप्ट प्रैक्टिसेस में मुलव्वस हैं। वहाँ पे मामला ये है कि इमरान खान साहब ने जवाब जमा कराया, तोहफे जो मिले वो आपने तोशाखाना से ले लिए, वो लेके आपने बेच दिए। उन बेचे हुए तोहफों की मालियत आपने अपना जो नेट वर्थ है उसमें डिक्लेयर कर दी। शायद मामला वहाँ पे ये चल रहा है कि भाई आपने तोहफे क्यों नहीं वहाँ पे डिक्लेयर किए। तो ये एक टेक्निकल चीज़ है जो इससे पहले, अफजल खान साहब बताइएगा जरा अपने एक्सपीरियंस से कि क्या कभी इस तरह की चीज़, मेरी तो इल्म में नहीं है कि इससे पहले डिस्कस हुई हो या इसके ऊपर कोई पहले को फैसले मौजूद हो इस खास से एक मामले को। बाजवा साहब जी बाजवा साहब, एक तो प्रेसिडेंस होती है जी, एक गुड प्रेसिडेंस होती है, एक बैड प्रेसिडेंस होती है। मैं आपको बता दूं कि इस तरह की प्रेसिडेंसी पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं है। और जो इन्होंने प्रेसिडेंस बनाई भी है, मैं खुद बहुत स्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर हूं। मैं कानून को लागू करने में किसी भी तरह इसका रवादार नहीं हूं कि किसी का प्रेशर या किसी की सिफारिश, किसी की मोहब्बत या किसी की दुश्मनी आपके फैसलों को इफेक्ट करे। लेकिन बात यह है कि आपके इंटेलेक्ट को, आपकी दिल को, आपके दिमाग को ये चीज़ बावर हो कि ये जुर्म किया गया है और जुर्म सोच के किया गया है। लेकिन एक चीज यहीं पे ये रुक के मैं थोड़ा सा वही है ना, एक उसकी मालियत है और एक वो चीज खुद है। से पहले एक मिनट बाजवा साहब, ये एक फिक्रा सुन लें। बाजवा साहब एक फिक्रा सुन लें। 9 अप्रैल से पहले इमरान खान की पॉपुलैरिटी कहाँ पे थी? 9 अप्रैल से लेकर आज 20 अक्टूबर तक उनकी पॉपुलैरिटी, उनकी मकबूलियत, उनसे मोहब्बत और वो सीटें उन्होंने जीती। मैं आपको बता दूं कि जैसे मर्दान की सीट और दूसरी जगहों की सीटें उन्होंने सारी जीती और एक कराची और मुल्तान की जैसे उन्होंने हारी।
ये तमाम क्रेडिट जाता है 9 अप्रैल को। और अब मैं आपको बता दूं, अभी जो इलेक्शन कमीशन ने किया है, मुझे अफसोस है कि वो मेरा दायरा है, उससे ज्यादती करवाई गई है। अच्छा, ज्यादती करवाई गई? मलक, बात सुने, मलक कयूम ने इस किस्म के फैसले किए थे। ये मलक कयूम की नंबर 2 है, और इसमें जैगम साहब ने कहा है कि ये बड़ा मजबूत केस है, ये कमजोर तरीन केस है ही नहीं, ये इलीगल है, ये इमोरल है, ये अनएथिकल है, और ये अफजल खान साहब, लेकिन जब करवाया जाना होता है तो फिर सब कुछ ठीक होता है, फिर वीक भी स्ट्रांग हो जाता है। आलिया हमजा साहिबा, अभी आप खुद ही कह रही थी, मैंने भी उसकी बात की कि ख्वाहिश मरियम नवाज साहिबा की, और वो उसका बरमला इजहार कर चुकी हैं कि ये 0-0 पर मामला आएगा तो बात आगे चलेगी, लेवल प्लेइंग फील्ड तब होगी। तो वो तो इससे आगे जाने की बात कर रहे हैं, वो तो ये कह रहे हैं हम तो जाएंगे कोर्ट में, हमें तो ताहयात नाअहली चाहिए। और फिर आप भी जानती, मैं भी जानता हूं, जब एक होना होता है चीज तो फिर ये फैसला वीक स्ट्रांग उतना मैटर करता है, आप समझती हैं? बाजवा साहब, मैं तो मुझे हैरत हो रही है, मैं आर्टिकल को कोट कर रही हूँ, मैं आर्टिकल की चीजें बता रही हूँ, आर्टिकल की रेलेवेंस क्या बन रही है और मुझे उसके जवाब में क्या सुनाया जा रहा है। मैं जरा इमरान खान और आपकी नहीं बात करी, मैं जैकब साहब की बात करी हूँ। मैं जरा इमरान खान के केस की और जरा मैं जो है ना नवाज शरीफ के केस का एक छोटा सा कंपैरिजन कर दूं। असल में पहले तो उस पर बहस करना ही नहीं चाहिए क्योंकि उसका कोई मुआवजा है नहीं, लेकिन अगर करना भी पड़े ना तो नवाज शरीफ को कागजात नामजदगी में गलत बयानी पर फारिग किया गया 62(1)(f के तहत झूठा करार देके, जबकि ये जो सारी चीजें हो रही है ना इनका कागजाते नामजदगी से ताल्लुक नहीं है। ये जो हम गोशवारे, यानी मैं खुद MNA हूँ, मैं गोशवारे जमा कराती हूँ साल के साल, जो मुझे हर साल अपने डिक्लेयर करने होते हैं, ये उसके तहत है। और किस्सा मुख्तसर ये है कि एक बंदे को उस नौकरी से आपने और उसके साथ आप एक स्टेटमेंट ऑफ डिक्लेरेशन भी जमा करवाते हैं ना गोशवारे जमा कराने के साथ। सिर्फ एक सेकंड, सिर्फ मैं भी उसी की बात कर रहा हूं, वो आप जमा करवाते हैं अवाम के लिए। अब मैं आर्टिकल को भी छोड़ दे, आइन को भी छोड़ दे, एक बंदे को उस नौकरी से आपने बर्खास्त कर दिया जिससे वो पहले इस्तीफा दे चुके हैं, और उस पे जो है ये हमारे जो मुखालिफिन है ये जश्न मना रहे हैं। इनको अंदाजा नहीं है कि नाअहली सिर्फ NA 95 की नशिस्त पर हुई है, जिस तरह से पंजाब असेंबली के मुनहरिफ अरकान की हुई थी, यानी वो 45 दिन के बाद दोबारा जाके इलेक्शन लड़ सकते थे। खान साहब कल जाए 25 सीटों पर और इलेक्शन जाके आर्टिकल 63 में टर्म के लिए नाअहली होती है। अब ये टर्म आपकी टर्म नहीं होती है, यही तो बात है, यही तो एक्सप्लेन करने की बात है। बिकॉज मैं कह रही हूँ ना, जिन्होंने खुश करना था, जिन्होंने फरमाइश पूरी करनी थी, उन्होंने IQ लेवल देख के फरमाइश पूरी की है। अब आज जो मैं बात करना चाहती हूँ, लेवल प्लेइंग फील्ड मरियम नवाज के लिए तब होगी जब इमरान खान साहब 35 साल इस इक़्तिदार में पूरे करेंगे, हाइड पास समेत 7 बड़े आजमों में जो है ना अपने फ्लैट्स बनाएंगे, जायदादें बनाएंगे, अरबों रुपए इकट्ठे करेंगे, सारे अफसरान अपनी मर्जी के लगाएंगे, इसके बाद बराबरी हो सकती है। एक चोर लुटेरे नाअहल शख्स इमरान खान की ये लोग क्या बराबरी करेंगे। और मैं आपको बता दूं, अवाम भी फैसला मुस्तरद कर चुकी है, चाहे एक दिन की इसको नाअहली कहकर खुश हो जाए, जो कि नाअहली नहीं, डी सीट होना है। डी सीट होने में और नाअहली होने में बहुत फर्क है। मैं खुद पिटिशनर हूँ गिलानी साहब के बेटे के केस में, और ट्रायल कोर्ट में वो पिछले साल से वो तो हमने पंजाब वाला भी देखा है, वो उससे पहले हमने इफ्तिखार चीमा साहब के केस में भी देखा था करती हैं और क्या आईवॉच होता है। तो मैं आपको बता दूं, इन्हें कहे तफसीली फैसला जारी करें, मेंबर को बुलाए, फरमाइशें पूरी ना करें, ताकि हम हाई कोर्ट में जाएं और कल ही खान साहब को हम दोबारा जो है बहाल कराएं और हम आगे चले। और ये जो कमजोर कभी खान साहब पे तौहीने लगाना, कभी खान साहब पे टेररिज्म के मुकदमे कायम करना, कभी ये करना, ये पाकिस्तान की बदनामी करे। इमरान खान साहब के कैलिबर के लीडर को इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, उनका कद काठ इनसे बहुत ऊपर का है। ये टेक्निकल चीजें तो इररेलेवेंट होंगी, खान साहब जब जाएंगे इलेक्शंस की तरफ या फिर अवाम के अंदर जब जाएंगे, लेकिन ख्वाहिश की आप बात कर रही थी, अब इसका बिल्कुल हाँ या ना में जवाब दे दें, उसके बाद मैंने ब्रेक पे जाना है। वो जो ख्वाहिश है कि ताहयात नाअहल किया जाए, वो उसके बारे में आप बताइएगा कि वो पूरी की जाएगी। आलिया साहब, बाजिद साहब, मैं आपको एक बात बता दूं, ख्वाहिशें तो उनकी सारी पूरी की जा रही हैं। NRO 2 ने दे दिया गया, चोरों लुटेरों को इक़्तिदार में बिठा दिया गया, मरियम बीबी को केसेस से बाइज्जत, जो हम बाइज्जत नहीं समझते, बरी कर दिया गया है। फर्दे जुर्म
लगते लगते वजीर आजम और वजीर आला को 16 अरब के केस से भी बाइज्जत बरी कर दिया गया। अगले आप ये देख रहे हैं शाहरुख जतोई को भी बाइज्जत बरी कर दिया गया। तो अगर ये रूटीन यही रहनी है फिर तो कोई कुछ कह नहीं सकता, लेकिन अगर आइन और कानून को देखना है तो मैं आपको बता रही हूँ 1 घंटा भी ये आइन की अदालत के अंदर टिक नहीं सकेगा। इसका वही हाल होगा जो ये तौहीन अदालत लगाने का और टेररिज्म कोर्ट के अंदर खान साहब को घसीटने का। और ठीक, बात करते हैं, एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे कि इमरान खान ऑब्वियसली वो पहले ही अवाम के अंदर मौजूद हैं, दोबारा अवाम के अंदर जाएंगे और ये टेक्निकल चीज़ें तो इररेलेवेंट होंगी, उनकी जो मकबूलियत है उसमें इजाफा ही हुआ है, अपेरेंटली तो यही नजर आ रहा है, इस फैसले के बाद भी इजाफा हुआ है, लेकिन उनकी जो ऑपोजिशन है वो मुतबादिल बयानियां अभी तक कोई नहीं ला सकी हैं, और अगर अभी भी वो जा रही हैं कि ये स्टिक हो जाए किसी तरह की, चोर है, करप्ट है, कैसे हो पाएगा? पूछते हैं अपने तज्जियाकारों से इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। एक जनरल परसेप्शन ये है कि इमरान खान साहब जब उनकी हुकूमत गई तो वो ज़्यादा मकबूल हो गए, और अभी भी ये एक अवामी राय है और ओवरऑल तज्जियाकारों का ये कहना है कि इमरान खान साहब इस फैसला आने के बाद भी जहाँ पे जो जितनी उनकी जमात में के हवाले से पॉपुलैरिटी थी उसके अलावा भी मकबूल हैं। जैगम खान साहब, आप अग्री करते हैं इस बात से कि इस फैसले ने इमरान खान की मकबूलियत को कोई डेंट नहीं डाला है? और साथ ही ये भी जवाब दे दीजिएगा कि उनकी जो अपोजिशन है, सरकारी जमातें जो हैं, उनके पास अगर कोई बयानिया नहीं होगा, जो कि अपेरेंटली अभी तक नहीं है, तो फिर सब कुछ ला हासिल ही रहेगा। मैं आपसे इत्तफाक करता हूँ। मेरा नहीं ख्याल कि इस फैसले से इमरान खान की जो मकबूलियत में इजाफा हुआ है उस पर कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, और मैं इस बात से भी इत्तफाक करता हूँ, बल्कि मैं इजाफा करूँगा, इमरान खान की अपोजिशन और जो इस वक्त हुक्मरान जमातें हैं, PDM पार्टी हैं, न सिर्फ ये कि वो बयानिया लाने में नाकाम रही हैं, वो स्ट्रेटजी में भी नाकाम हुई। देखें, वो लोग बहुत तजर्बाकार लोग हैं, मुद्दतों से सियासत में हैं। हमें बताया जाता है जरदारी साहब शतरंज के बहुत बड़े कमाल के खिलाड़ी हैं, लेकिन हमें लग रहा है कि इमरान खान उनको शतरंज पे भी शाहमात दे रहे हैं। जब उन्होंने एक बड़े नामुनासिब तरीके से 11 सीटें खोली, स्पीकर साहब को इस तरीके से रैंडमली सेलेक्ट करके रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं करने चाहिए थे मेरी राय में, तो वो ये फोर्स ही नहीं कर सके कि इमरान खान का अगला स्टेप क्या होगा। ये तो बहुत बड़ी स्ट्रेटजी में भी नाकामी है ना, कि वो शतरंज की अगली चाल भी नहीं दे सके। मेरा नहीं ख्याल कि अगर कोई वो देख रहे हैं कि बहुत बड़े उनको पॉलिटिकल गेन्स मिल सकेंगे, तो मेरा नहीं ख्याल वो मिलेंगे। अगर इमरान खान की नाअहली जारी भी रहती है तो भी इस वक्त उनका PTI को मात करना बिल्कुल ठीक है। बहुत मुश्किल लग रहा है क्योंकि इतनी जल्दी ये बयानिया तो बिल्ड भी नहीं होता। आलिया हमजा साहिबा, आपके इस पे क्या कमेंट्स हैं? वो सुनने में आ रहा है कि अगली 25 सीटें वो कुछ सोच के बैठे हुए हैं कि इन पे भी हमने इस्तीफे जो है ना वो कबूल कर लेने, अब इनके ऊपर इलेक्शन करवाएंगे, और उसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक तो इमरान खान उनमें पार्ट ले सकते हैं, बट दैट इज येट टू बी सीन बाय द कोर्ट ऑफ लॉ। बादशाह साहब, मैं सिर्फ इतना कहूंगी, आज का जो फैसला है ना, ये ज्यादा देर ना टेक्निकल ग्राउंड पर ना मेरिट किसी पर भी खड़ा नहीं हो सकता, इसलिए ये आगे की स्ट्रैटेजी की बात करें। इन्होंने अवाम को इंतशार में धकेल दिया है। आज तकरीबन कोई 100 से ज्यादा छोटे बड़े शहर हैं जहां पर इस फैसले के फौरी बाद अवाम सड़कों पर आ गई थी। यानी इमरान खान साहब को किसी कॉल की, लॉन्ग मार्च, शॉर्ट मार्च के कॉल की जरूरत ही नहीं रही, और हर बड़ी छोटी सड़क बंद हो गई थी। तो क्या ये हुकूमत यही चाहती है कि ऑलरेडी जो मईशत गिर रही है, ये बता दीजिएगा आपका अब आगे की अगर बात कर लें तो अब आपका आगे लाया अमल क्या है? वो बड़ी देर से खान साहब हर दफा कहते हैं कि मैं डेट बताता हूं, चलते हैं लॉन्ग मार्च, धरना, कुछ जो मामला, वो अब तो हो जाएगा ना जल्दी। देखिए, मैं तो सिर्फ इतना समझती हूँ कि खान साहब जिस तहम्मुल, बुर्दबारी और समझदारी का जो है वो इस वक्त दे रहे थे, सबूत दे रहे थे, यह हुकूमत ये नहीं चाहती। इसको लॉन्ग मार्च की भी बड़ी जल्दी है, इसको घर जाने की भी बड़ी जल्दी है, और ये शायद इनको पता है ना, अहल तो ये हर लिहाज से ही है, तो ये कहते हैं कि शायद इनको कोई शहादत का ऐसे ही रुतबा मिल जाए, और ये चाहते हैं कि खान साहब जल्द अज जल्द लॉन्ग मार्च लेकर आए ताकि ये जल्द अज जल्द घर चले जाए। तो मेरा ये ख्याल है कि खान साहब आखिरी दम तक इस चीज को मौका देंगे कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन की डेट अनाउंस हो जाए और पाकिस्तान जो है दोबारा से अपने ट्रैक पर हो जाए। जो नुकसान ऑलरेडी इन 6 महीनों में मुल्क का, अवाम का हो चुका है, हम नहीं चाहते कि मजीद इंतशार फैले। आप ये कह रही हैं कि इमरान खान साहब का इरादा नहीं है लॉन्ग मार्च का, और वो तो ये चाहेंगे कि उनको डेट मिल जाए। साहब का बिल्कुल इरादा है, लेकिन इमरान खान साहब अपनी समझ के लिहाज से रीड बिटवीन द लाइंस, तो मतलब तो ये था। अच्छा, मैं अफजल खान साहब का इस पे लास्ट कमेंट ले लूं। खान साहब, आपके ख्याल में ये बेहतर रहेगा इमरान खान साहब इलेक्शंस की डेट लेने की किसी भी तरह कोशिश करें बजाय इसके कि किसी मार्च या धरने की तरफ जाएं? बाजवा साहब, मुझे जो मेरा विज्ञान कहता है वो ये है कि
जो भी वो कुव्वतें हैं, जो इदारे हैं, उन्होंने लिटमस टेस्ट आज जो किया, ये आखिरी लिटमस टेस्ट है। इसके बाद और उनको पता चल गया कि जो पल्स ऑफ दी पीपल है, जो लोगों के दिल की ख्वाहिशात हैं, और जमहूरियत होती यही है कि सेंटिमेंट्स ऑफ द पीपल, ऑफ द पब्लिक, ऑफ द मासेस, वो क्या हैं, इसके खिलाफ कोई भी जाता है दुनिया में वो नाकाम ही होता है। मेरी बात सुने, देखें अफगानिस्तान में उसकी टोटल आबादी 4 करोड़ है। तो एक दफ़ा यूएसएसआर ने वहाँ ट्राई की, लोगों ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, वो नाकाम होकर चले गए। उसके बाद अमेरिका और नेटो के 50 ममालिक आ गए, आपने उनका भी अंजाम देखा। वो 4 करोड़ हैं, 4 करोड़ में से भी 1 करोड़ से ज़्यादा रेफ्यूजीज बन चुके हैं। बात यह है कि आप सरों पे हुकूमत नहीं कर सकते, आपको दिलों को जीतना होगा। और मुझे अब यकीन है कि शायद बहुत आखिरी लिटमस टेस्ट था, इसके बाद शायद दोबारा ना आजमाया जाए। एक्चुअली वक्त खत्म हो गया, बहुत शुक्रिया, आप तीनों हमारे साथ मौजूद मेहमान मौजूद थे, और अब तक की आज की जो डेवलपमेंट्स थी उनमें आगे क्या डेवलपमेंट्स हो सकती हैं उन पर हमने बातचीत की, लेकिन कल कुछ नई चीज़ें यकीनन सामने आएंगी और इंतजार रहेगा कि तफसीली फैसला क्या होता है। फिर उसके बाद आपसे कल भी मुलाकात होनी है, सेम टाइम सेम चैनल। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह।